गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 जिसमें हम विलेज स्टडीज़ को इस टॉपिक को पूरा कॉम्प्रहेंसिवली समझेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है भी हम जो सिलेबस वाइज चल रहे हैं, तो सोशल स्ट्रक्चर का भी जो सेकंड लेक्चर है विलेज स्टडीज़, तो इसके ऊपर हम कंप्लीट इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो विलेज स्टडी की डेफिनेशन क्या है, विलेज स्टडी क्या है? विलेज स्टडी इन सोशियोलॉजी रेफर टू सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ रूरल कम्युनिटीज विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर सोशल स्ट्रक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है? कास्ट सिस्टम, फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, तो उनको इन डेप्थ स्टडी करना है। उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हैं और अदर एस्पेक्ट क्या हैं डेली लाइफ के। तो ये स्टडीज़ में लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क होता है, एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन होती है। एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन क्या है? जो रिसर्चर है, जो सोशियोलॉजिस्ट है, तो वो गांव में जाके गांव के लोगों के साथ रहता है। तो इसमें भी दो तरह का होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लोगों के साथ रहे, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, लोगों के साथ नहीं रह रहे, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यूज ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, तो ताकि पूरी उसको जो कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाए रूरल सोसाइटीज़ की, उनके जो हिस्टोरिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट है। तो जो विलेज स्टडीज़ हैं तो सोशियोलॉजी को एक डायनामिज्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने जब एम.एन. श्रीनिवास का जब लेक्चर किया था, तब मैंने बताया था भी विलेज स्टडी से पहले इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज हो रही थी, लेकिन इंडोलॉजिकल अप्रोच का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही ये था भी वो एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग बता रही है। जो किताबों में लिखा है, जो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, सर वही पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ग्राउंड में क्या है, एक्चुअल ग्राउंड में डायनामिक्स क्या है, तो वो नहीं पता चलता था। तो उसके बाद एम.एन. श्रीनिवास आए जिन्होंने विलेज स्टडीज़ को पॉपुलराइज किया और उन्होंने बहुत सारी विलेज स्टडीज़ की। जैसे कि उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था, जो जी.एस. गुरे ने कास्ट सिस्टम बताया, बड़ा स्टैटिक कास्ट सिस्टम बताया। जब उन्होंने विलेज स्टडी कुर्क्स को स्टडी किया, रामपुरा विलेज को स्टडी किया, तो डिफरेंट जब विलेज स्टडी किए तब उन्होंने बताया, एक नए कंसेप्ट दिए, संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। तो विलेज स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने जो क्या किया, इसने सोशियोलॉजी को एक डायनामिज्म प्रोवाइड किया। तो ये एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसका मैंने पीपीटी में आपको दिया है, क्योंकि ये पीपीटी में आपके साथ सारी शेयर कर देता हूँ। तो ये आपकी ही नॉलेज के लिए है, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आए। बाकी जो ये मेथड्स हैं, रिसर्च करने के मेथड और सोशियोलॉजी डेटा कैसे कलेक्ट होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, तो ये मैं जो पेपर 1 की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें ये सारे कवर कर दूंगा। अब देखिए, अब विलेज स्टडी का हमने जो कंसेप्ट था वो समझ लिया। अब विलेज स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है? तो विलेज स्टडी की सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, हम जो रूरल इंडियन सोसाइटीज़ हैं तो उसकी डाइवर्सिटी को वो देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, भी हमें पता चलता है भी उनकी डेली लाइफ में क्या हो रहा है, सोशल रिलेशन कैसे हैं, जो गांव के लोग हैं, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, जब एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा विलेज स्टडी किया था तो उन्होंने इंट्रिकेट स्टडी सोशल रिलेशन ऑफ कास्ट डायनामिक्स के बारे में बात की थी, तो जो डायनामिक्स है कास्ट सिस्टम के। सेकंड, हम इसमें क्या करते हैं, जो कास्ट सिस्टम है उसको एग्जामाइन करते हैं और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो कास्ट सिस्टम हमने देखा है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की सबसे ज़्यादा एग्जांपल क्या है, कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम को स्टडी करते हैं, बट ऐसा नहीं है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे है। आंद्रे वेते ने जब तंजौर जिले में श्रीपुरम गांव की स्टडी की थी तब उन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बताया था भी कास्ट एक फैक्टर है, बट पावर और क्लास भी एक फैक्टर है। तो इसी के एग्जांपल है सुरेंद्र एस जोड का, उनका एक रूरल गांव पंजाब में, उन्होंने जो कास्ट डायनामिक्स, सोशल एक्सक्लूजन, द वे इन विच जो कास्ट है वो कंटिन्यू कैसे वो करती है, तो वो सबको स्टडी किया था। इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड ऑनरशिप इन रूरल इकोनॉमीज, तो इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं जो गांव की इकोनॉमी है,
उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है, लैंड ऑनरशिप का क्या रोल है, तो वो भी हम उससे देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पावर डिसाइड होती है गांव में, इसी से स्टेटस डिसाइड होता है। तो आंद्रे बेटे ने जब श्रीपुरम गांव की स्टडी की थी तब उन्होंने अग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में बात की, लैंड ऑनरशिप के बारे में बात की, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के बारे में बात की। तो इन्होंने जो स्टडी क्या की थी, वो जब हम एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एक आपका टॉपिक है तो उसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जहाँ पे जब हम विलेज स्टडी करते हैं तो आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि ग्लोबलाइजेशन हमारे 1991 रिफॉर्म्स में हमने इंट्रोड्यूस की थी, तो उनका रूरल कम्युनिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट है, तो वो हम उसको भी हम स्टडी करते हैं। भी उन्होंने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, जो उनके कल्चरल प्रैक्टिस थी, जो वैल्यू सेट था, उसको कैसे वो मतलब इम्पैक्ट किया, तो वो भी बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जैसे कि जैन ब्रिमन ने रूरल गुजरात में इन्वेस्टिगेट किया था, भी जो अग्रेरियन चेंज है, लेबर रिलेशंस हैं, तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ा लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, तो ये सब चीज़ों को स्टडी किया उन्होंने। हम ये भी देखते हैं जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो मतलब उनका आज कॉन्टेम्परेरी करंट टाइम में क्या रोल है, कितना लोगों को वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो कितना कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि पीसी जोशी थे, उन्होंने इंडियन विलेज पालनपुर की स्टडी की थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एग्जामाइन किया था ट्रेडिशनल कस्टम और बिलीफ का रोल, भी कैसे जो ट्रेडिशनल कस्टम और बिलीफ्स हैं जो आज के सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और विलेज गवर्नेंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब मेथडोलॉजीज कैसी कैसी यूज करते हैं हम, एथनोग्राफिक एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो लोगों के साथ रहो, वहाँ की उनके साथ एक रैपोर्ट डेवलप करो, उनके साथ जान पहचान बढ़ाओ और उन पे रिसर्च करो। तो एम.एन. श्रीनिवास ने यही चीज़ की थी। इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स, इंटरव्यू लो, बैठ के सुनो, ग्रुप को इकट्ठा कर लिया, उनके इंटरव्यू लो, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करो, उनके तो इन्फॉर्मेशन उसके आपको मिलेगी, अब उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, क्या है, तो सब आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि एक तो आप बाहर से लाइफ देख रहे हो, एक आप उनसे पूछ रहे हो भी आप अगर आपने ऐसा कुछ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो जैसे कि आंद्रे बेटे ने मतलब इन डेप्थ इंटरव्यू किए थे श्रीपुरम विलेज में, तो लोगों के एक्सपीरियंस जानने के लिए, एटीट्यूड्स और परसेप्शन, ताकि उनको लैंड ऑनरशिप, कास्ट रिलेशनशिप और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के बारे में पता चला डिटेल में, और उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लिखी। सर्वे और क्वेश्चनर, सर्वे कर रहे हो, क्वेश्चन एक बना के दे दिया भी इसका आप क्या सोचते हो, आंसर लिख दिया। तो सुरेंद्र एस जोड़का ने यही स्टडी की थी रूरल गांव में, टू अंडरस्टैंड कास्ट डायनामिक्स और लैंड ऑनरशिप। अब हिस्टोरिकल एंड आर्काइवल रिसर्च, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स निकाल लिए भी उनकी क्या कल्चरल प्रैक्टिस पहले थी, क्या इकोनॉमिक सिस्टम था, क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, आर्काइव से सारा डेटा निकाल के आप पढ़ाई कर रहे हो। तो A.R. देसाई ने यही चीज़ की थी जब उन्होंने इंडियन विलेज कम्युनिटीज़ के बारे में और सोशल चेंज के बारे में रिसर्च करनी शुरू की थी। तभी तो उन्होंने अपनी जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के बारे में भी वो इतनी अच्छी एक बुक लिख पाए। मिक्स्ड मेथड अप्रोच, सारे मेथड को इकट्ठा कर लिया, क्वालिटेटिव को भी, क्वांटिटेटिव को भी, मतलब जिसको ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से करो। तो पीसी जोशी ने यही चीज़ की थी पालनपुर गांव में। अब जो मेजर थीम क्या है इंडियन विलेज स्टडी में, पहले तो क्या देखना है, जो मेजर थीम है सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन इन रूरल इंडियन कम्युनिटीज़। तो मेजर थीम क्या है, कास्ट सिस्टम और उसकी मैनिफेस्टेशन। तो कास्ट सिस्टम क्या है, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे वो मतलब इम्पैक्ट करता है एक्सेस टू रिसोर्सेज, पावर डायनामिक्स। तो इस पर एम.एन. श्रीनिवास ने बहुत कुछ लिखा, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, द वोट बैंक कंसेप्ट दिया। तो मोस्टली हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे जब मैं कास्ट सिस्टम करूँगा, कास्ट सिस्टम आपको पढ़ाऊँगा, तो विलेज स्टडी से कास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चला हमें। फिर क्लास सिस्टम और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, क्लास जो सिस्टम है या इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, ये भी कैसे एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पार्ट बन रही है। तो आंद्रे बेटे ने यही स्टडी की थी। तो आंद्रे बेटे ने बताया था
भी लैंड ओनर्स और लैंडलेस लेबरर्स के बारे में बताया, और उन्होंने लैंड ओनरशिप पैटर्न के बारे में भी बताया। और ये चीज़ मैं आंध्र वित्त का जब एक आपका कास्ट सिस्टम में चैप्टर भी है, द पर्सपेक्टिव्स ऑफ आंध्र वित्त एंड लुई डुमो, मतलब 4 पर्सपेक्टिव है कास्ट सिस्टम में, तो उसमें मैं डिटेल में से सारा कुछ कवर करूँगा। जेंडर रोल एंड रिलेशन, तो जो जेंडर रोल है गांव में और क्या रिलेशन है, मतलब वो भी स्टडी किया। मतलब वहाँ पे पैट्रियार्की, जो डिवीजन ऑफ लेबर को, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और कैसे जो पावर रिलेशन है मैन एंड वुमेन में भी कैसे वो चीज़ें हैं, क्या डायनामिक्स हैं, उन सबको स्टडी करते हैं थ्रू विलेज स्टडीज़। तो ऐसे ही अंजलि मंटेरियो एंड केपी जयशंकर ने एक स्टडी की थी महाराष्ट्र में, जहाँ पे उन्होंने देखा था भी जो वुमेन का क्या रोल है एग्रीकल्चर लेबर में, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा चेंजिंग जेंडर रोल्स और ऑन द सोशल स्ट्रक्चर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो बाकी जब मैं डिवीजन ऑफ लेबर की बात करूँगा, एक आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर चैप्टर भी है, तो उसमें भी हम डिटेल में करेंगे स्टडी। तो बाकी जैसे कास्ट सिस्टम आपका चैप्टर है, तो मैंने एक उस पर लेक्चर भी बनाया, कास्ट एंड जेंडर। तो मतलब जो हम अपर कास्ट वुमेन को क्या इशू हैं, लोअर कास्ट वुमेन को क्या इशू हैं, तो वो सारे जो हम रिसर्च हैं, तो जो सोशियोलॉजिस्ट ने लिखा है, तो वो सारा कहीं ना कहीं विलेज स्टडी से इंस्पायर्ड है। अब देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हैं हम, जो थीम है अग्रेरियन प्रोडक्शन एंड लैंड ओनरशिप पैटर्न क्या हैं। तो जैन बरीमन ने जो रिसर्च की थी रूरल गुजरात में, और देखा था भी क्या है लैंड रिफॉर्म का क्या इम्पैक्ट है, एग्रेरियन प्रोडक्शन का क्या है, लेबर रिलेशन। और बाकी जब आप देखोगे, जब मैं एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो कैथलिन गफ ने एक गांव की स्टडी की थी, कुंबरपट्टी ऐसा कुछ गांव का नाम था, मेरे अभी गांव का नाम नहीं याद आ रहा। तो उसमें एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात की उन्होंने। तो वो सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जहाँ पे मेरा मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है, भी थीम्स क्या है मोस्टली जिनके अराउंड विलेज स्टडीज़ घूमती रहती थी। रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर माइग्रेशन, तो गांव में एम्प्लॉयमेंट के जरिए क्या हैं, क्या वेज हैं, और लेबर माइग्रेशन कैसी हो रही है, कितने लोग माइग्रेट हो रहे हैं, क्या फिनोमिनाज हैं। जैसे अभी कोविड-19 के टाइम रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोग शहरों से गांव में गए, तो एक विलेज स्टडी ये भी हो सकती है भी कैसा फिर उनको क्या, मतलब उसके कारण जो लोग रिवर्स माइग्रेशन हुई, कैसे विलेज डायनामिक्स चेंज हुई। तो इसी तरह जो अमिता बहिष्कार है, तो उन्होंने एक बिस्सल गांव था उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने इसका देखा था भी जो लेबर माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट है विलेज की इकोनॉमी में, सोशल रिलेशन में, और भी वो रूरल लैंडस्केप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है। रूरल पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो ये भी देखते हैं, मतलब जो विलेज की हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हैं, तो गांव में गरीबी का क्या कारण है, और किस किस तरह से जो मैनिफेस्ट होती है गरीबी। और जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाए हैं, गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव चलाती है, तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो आपका एक टॉपिक भी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत रूरल, अभी एक गरीब कल्याण योजना चल रही है जिसमें फ्री अनाज मिल रहा है। तो इनका कितना इफ़ेक्टिवनेस रहा है, जो गरीबों लोगों की, वहाँ पे किसानों की, जहाँ गांव के लोगों की गरीबी कितनी दूर हुई है। तो यही चीज़ उन्होंने स्टडी की थी जीन रीज और अमर्त्य सेन ने। तो उन्होंने देखा था भी रूरल, अब देखिए ये ना नाम थोड़े याद रख लीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी का आंसर में थोड़े से नाम ड्रॉप करते रहिए। तो जहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी इसीलिए दिए हैं ताकि आप थोड़ा सा इसको लिंक कर सको। तो उन्होंने देखा था भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनजीओ, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव का क्या रोल है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इन रूरल एरियाज। और आपको अगर पता हो तो अमर्त्य सेन जी ने ही ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच दी थी। तो ये क्या है, ये एक बार आप देखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच भी। तो ये भी आप एक बार देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद भी देखनी है।
अब देखो, अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख लिया, अब कल्चर एंड ट्रेडिशन को भी एक थीम है, इसको भी स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या कुछ स्टडी करते हैं, किनशिप एंड फैमिली स्ट्रक्चर। तो देखते हैं भी किनशिप जब फैमिली का क्या रोल है सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप करने के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। तो पीसी जोशी ने जब पालनपुर गांव की स्टडी की थी तो उन्होंने देखा था किनशिप और फैमिली स्ट्रक्चर का क्या इन्फ्लुएंस है इन सब चीज़ों पे, सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक एक्टिविटी और विलेज गवर्नेंस पे। रिचुअल, फेस्टिवल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। तो विलेज स्टडी ये भी देखती है भी जो रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, तो इनका क्या रोल है भी जो सोशल यूनिटी बन के रखे और जो कल्चरल वैल्यूज़ और उनको जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी देती है, जो बिलोंगिंगनेस करती है, तो इनका क्या रोल है। तो इसी को M.K. राहा ने जो वेस्ट बंगाल का एक गाँव में स्टडी किया था, तो उन्होंने एक्सप्लोर किया था भी लोकल रिचुअल्स, फेस्टिवल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का क्या रोल है टू शेप द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। अब नेक्स्ट क्या है, फोकलोर, ओरल ट्रेडिशंस, जो गांव की कहानियाँ होती हैं, फोक स्टोरीज होती हैं, वहाँ पे कुछ कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं। तो इनका मतलब गांव के लोग इसको भी जो विलेज स्टडीज़ करते हैं, जो सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं, तो उसका देखते हैं इनका ओरिजिन क्या था, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्या वैल्यू, क्या बिलीफ ट्रांसमिट कर रहे हैं। और ये भी देखते भी इसके कारण जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को नॉलेज है और कम्युनिटी आइडेंटिटी कैसे इसको देखते हैं। तो A.K. रामानुजन, उन्होंने एक कन्नड़ विलेज कन्नड़ा में देखा था कर्नाटका में भी फोकलोर और ओरल ट्रेडिशन का क्या रोल है टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड शेपिंग कम्युनिटी आइडेंटिटी। अब देखो, अब और क्या स्टडी करते हैं, चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी इन द रूरल कम्युनिटीज़। तो जब सोशियोलॉजिस्ट जाते हैं तो देखते हैं भी क्या क्या जो इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्टिन्यू है और क्या क्या चीज़ों में सोशल चेंज आया है। तो वो देखते हैं मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। तो जैसे कि जैन बरीमन ने रिसर्च जो अपनी रूरल गुजरात में की थी, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था भी जो मॉडर्नाइजेशन का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और लेबर रिलेशन में क्या था इम्पैक्ट। जब ये नई टेक्नोलॉजी रूरल कम्युनिटीज़ को दी गई तो उसके कारण क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई और क्या चैलेंजेस आए। द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो अब ये भी देखा भी जो अब देखो, अब सरकार इतनी ज़्यादा स्कीमें चला रही हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो भी है, रूरल हेल्थ मिशन, एजुकेशन के लिए भी इतनी ज़्यादा स्कीमें, पढ़े भारत बड़े भारत। तो ये सब स्कीमें हैं, तो इनका इम्पैक्ट देखते हैं ग्राउंड लेवल पे क्या है। जैसे कि एक ASR की रिपोर्ट भी होती है, तो वो भी देखो आप। तो ये सब चीज़ें कैसे आती है ASR की रिपोर्ट, तो वो भी गांव में जाके देखते होंगे, सर्वे करते होंगे, तो वो देखते हैं भी इन चीज़ों का जो एजुकेशन और हेल्थ केयर। क्योंकि मैंने आपको जो पहले बताया था, जो अमर्त्य सेन कहते थे अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आप इनको ना कैपेसिटी बिल्ड करो। जो कैपेसिटी बिल्ड होगी वो होगी एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट से। तो स्किल्स को डेवलप करो। तो अब देखो, आप इनको स्टडी करते हो भी सोशल मोबिलिटी वहाँ पे हुई, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इन्होंने जो सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जैसे कि गांव में हम देखते हैं कास्टिज्म है, वहाँ पे पैट्रियार्की है, तो उसको क्या इम्पैक्ट किया। तो ऐसी बानी के बुरा ने असम में एक गांव को स्टडी किया था, तो उन्होंने एक्सप्लोर किया था भी एजुकेशन का क्या रोल है भी सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रमोट करने के लिए फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन रूरल इंडिया। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस। तो आज के टाइम पे आप देखोगे इन्वायरमेंट और रूरल कम्युनिटी जो सबसे पहले फेस करती है इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल चैलेंज, जिसमें रिसोर्स डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। अब देखो, गरीब किसानों की फसलें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण अब कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी ठंड पड़ जाती है। तो मतलब तो कुछ एक जो सीज़न में है वो चेंज आया है, रिदम में सीज़न में चेंज आया है। तो उसके कारण जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं तो उनको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
और उन्होंने देखिए रूरल कम्युनिटीज़ के पास नॉलेज बहुत है, ट्रेडिशनल नॉलेज, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को कैसे चेंज किया और उनके क्या कंजर्वेशन के इनिशिएटिव्स हैं। तो यही स्टडी माधव गडगिल और रामचंद्र गुहा ने जो वेस्टर्न घाट्स थे उसमें देखा भी, मतलब जो गांव के लोग हैं वो ट्रेडिशनल नॉलेज और कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं टू एड्रेस इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस। अब देखिए गाँव के थीम्स देख लिए, इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब एक सोशियोलॉजिस्ट गांव में स्टडी करता है तो उसको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? एक्सेस एंड लॉजिस्टिक्स। अब गांव में जा रहा है, गांव के रोड नहीं होते, हो सकता है कनेक्टिविटी ना मिले, तो वो सब चीज़ों के कारण एक उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एम एस श्रीनिवास को ये प्रॉब्लम फेस करनी भी थी जब लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन थी। और कई बार तो चलो आज तो फिर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, 60-70 में तो गांव की सड़कें भी नहीं होती थी, भी कैसे बंदा जाएगा। और फिर क्या है, आपको वहाँ पे रूरल कम्युनिटी, जब आप आउटसाइडर होते हो गांव में, तो थोड़ा सा ना आपकी तरफ वो होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, तो आपको उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। लेकिन आप देखिए आपका डिफरेंट कल्चरल लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। और यही चीज़ आंद्रे वेत्ते को भी आई थी, क्योंकि इनिशियली उनको सस्पेक्ट किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जैसे से हुआ तो वो रिसर्च की उन्होंने। लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर्स, हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो, कल्चर डिफरेंट हो, तो आप उसको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आए। तो जैन बरीमन ने जब रूरल गांव को स्टडी कर रहे थे तो पहले उन्होंने लोकल लैंग्वेज सीखी थी ताकि, और कल्चरल डिफरेंसेस को नेविगेट किया था ताकि उनकी जो स्टडी है वो इफेक्टिवली हो सके। अब देखिए कुछ होते हैं रिसर्चर बायस एंड सब्जेक्टिविटी। रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो उसके कुछ अपने बिलीव वैल्यूज़ वो आ जाते हैं जब डाटा को कलेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो ये भी चीज़ें काफ़ी बार देखी गई हैं। जैसे सपोज करो कोई मार्क्सियन स्कॉलर होगा, जैसे कि जजमानी सिस्टम हुआ था, जजमानी सिस्टम जो था, तो दो तरह के सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था। तो एक ने तो उसका हार्मोनिक रोल देखा था, भी बहुत अच्छा है, विलियम वाइजर, और एक ने देखा था कन्फ्लिक्ट है, भी ये तो एक्सप्लॉयटेटिव है। तो अब देखिए स्टडी दोनों ने एक ही सिस्टम को किया, लेकिन अपने क्या आगे वाइसनेस आ गई। ऐसे ही जब मैंने आपको आइडिया ऑफ इंडियन विलेज के लेक्चर में बताया था कैसे जो ब्रिटिशर थे तो उनकी एक अपनी बायसनेस थी, उन्होंने जब बताया था भी ये तो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हैं, स्टैटिक हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा। लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क करना पड़ता है, काफ़ी टाइम रहना पड़ता है, तो जिसके कारण जो पर्सनल आपके फिजिकल इमोशनल मेंटल चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपको अलग रह रहे हो अपने पीयर ग्रुप से, तो ये चीज़ें भी हैं। तो पीसी जोशी को ये सब चीज़ों का फेस करना पड़ा था जब वो पालनपुर गांव की स्टडी कर रहे थे। एथिकल कंसिडरेशंस, तो जहाँ पे कुछ आप हो सकता है आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो बट प्राइवेसी का इशू हो सकता है, आपने कंसेंट ली कि नहीं ली, और समटाइम क्या हो सकता है आप जिसको किया है उन कम्युनिटी को हार्म हो जाए। तो सुरेंद्र एस जोड़का ने जब रूरल पंजाब में स्टडी कर रहे थे तो उनको ये एथिकल चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जब उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी थी, ताकि ऐसा ना हो भी मैं जहाँ पे गांव की स्टडी करने आया हूँ जहाँ पे कास्ट कन्फ्लिक्ट हो गया। मेथडोलॉजिकल लिमिटेशन, तो आप कौन सा मेथड यूज करें। अगर आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉपर डिटेल्स नहीं पता चलेंगी लोकल बिलीव्स की, कस्टम्स की, प्रैक्टिसेस की, और क्वालिटेटिव कर रहे हो तो आपको पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये भी एक मेथडोलॉजिकल, हर एक मेथड की जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी लिमिटेशंस हैं। अब रेलेवेंस क्या है, जो विलेज स्टडीज की आप बात कर रहे हो कि 60-70s में तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम में भी क्या रेलेवेंस है इसकी। तो आज के टाइम पे देखो क्या रेलेवेंस है, अगर लिखना है आपने भी, आप इससे जो डाइवर्सिटी है रूरल इंडिया की आज भी, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था 2011 के सेंसस के देखोगे तो 68.8% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो अभी भी गांव में रह रही है, और 2022 में जो डिफरेंट डेटा है वो क्या है, मैक्सिमम 67%। तो आज भी अगर आपको डाइवर्सिटी गांव की देखनी है तो विलेज स्टडी इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है भी जो ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो भी आपको विलेज स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको देखना है, अभी देखिए मैंने जैसे बताया कोविड-19 आया, आज गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रही हैं। आप देखिए जहाँ अदर जियो रेवोल्यूशन जिसमें फ्री इंटरनेट मिल गया, तो आज आप देखोगे गांव के लोग भी टिकटॉक इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, जब वीडियोस बना रहे हैं, तो ये भी एक तरह का सोशल चेंज है। तो ये सब चीज़ें आप स्टडी करने के लिए, तो इसको भी आप अगर करना है तो ये आप एक विलेज स्टडी से स्टडी कर सकते हो। आपको देखना है विद डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट कैसे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि कई बार आपने देखते हैं हमारे जो इंडिया में मोस्टली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है रूरल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ता है, जैसे बड़े वो डैम बनाने, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको और अच्छी चीज़ें पता चले कि हम आगे जब फ्यूचर में प्रोजेक्ट चलाने तो कैसे, तो वो चीज़ें भी आप विलेज स्टडी से पता कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा भी। देखिए क्योंकि ना वन शूज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं काम करती भी। हर एक चीज़ को आप अगर देखोगे भी, हर एक गांव की या हर एक विलेज की सेम नीड है तो वो नहीं। देखिए जैसे नॉर्थ के, जैसे बिहार में गांव है तो वहाँ पे ज़रूरत है एजुकेशन की, लेकिन अब सपोज करो वहीं पे साउथ इंडिया के गांव देखोगे तो वहाँ पे तो एजुकेशन बहुत पेनिट्रेट कर चुकी है, लेकिन वो वहाँ की उनकी नीड क्या होगी, हायर एजुकेशन में हमें भाई कॉलेज बना के दो। जहाँ पे गांव में बिहार वाले तो कह रहे हैं अभी, यूपी बिहार के जो स्टेट्स हैं, जिनको मध्य प्रदेश, ये तो कह रहे हैं हमें स्कूल ही बना दो, लेकिन वो कहेंगे हमें कॉलेज बना दो। तो हर एक की नीड डिफरेंट है। तो वो चीज़ें क्या है, मतलब कौन सी पॉलिसी किस गांव में, किस सेट ऑफ गांव में लगानी है, क्या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, तो वो सब जब एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस हैं, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हेल्थ, पावर्टी, इनक्वालिटी, तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, तो इनमें भी जो विलेज स्टडीज़ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इनपुट्स दे सकती हैं। इसके कारण आप रूरल कम्युनिटीज़ को एम्पावर कर सकते हो, क्योंकि इससे के कारण क्या है, गांव के लोग आएंगे, वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, अपने कंसर्न बताएंगे, तो ये एक तरह का एम्पावरिंग भी है रूरल कम्युनिटी को। और इसके कारण क्या है, जो विलेज स्टडीज़ है आज के टाइम पर, अगर आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को फॉस्टर करना है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडी, तो विलेज स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विलेज में ये सब चीज़ें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, ओवर जनरलाइजेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन। भी सिंगल केस स्टडी करते हैं लेकिन ओवर जनरलाइज कर देते हैं। जैसे कि जो एम.एन. श्रीनिवास का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था, जब उन्होंने कहा था कि संस्कृताइजेशन सभी जगह हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा भी ऐसा तो नहीं है। लोगों ने बताया भी संस्कृताइजेशन छोड़ो, इस्लामाइजेशन भी हो रहा है, ट्राइबलाइजेशन भी हो रहा है, रिवर्स संस्कृताइजेशन भी हो रहा है, डीसंस्कृताइजेशन भी हो रहा है। तो मतलब ओवर जनरलाइज करते हैं, ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। नैरो रिसर्च फोकस भी, जो रिसर्च का फोकस होता है समटाइम बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है। भी कास्ट पे फोकस कर रहे हैं, कास्ट भी फोकस कर रहे हैं, और चीज़ें उन्होंने इग्नोर ही कर दी। जैसे कि आंध्र बेटे के साथ यही हुआ, उन्होंने सिर्फ कास्ट और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते रहे, जबकि और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट थे उनको स्टडी ही नहीं किया इन्होंने। अब देखिए कहते भी जो इसकी रेलेवेंस है भी कि नहीं है, अर्बनाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो मतलब इसकी रेलेवेंस है वो भी नहीं पता। जैसे कि अमिताभ बाविस्कर की जो स्टडी थी, उन्होंने एक्नॉलेज किया भी जो लेबर माइग्रेशन और चेंजिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का है, तो उनका क्या इम्पैक्ट है जो अब इवॉल्व हो रही है रूरल कम्युनिटीज़। और एस.सी. दुबे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे। वो कहते थे भी जो विलेज स्टडीज़ पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती, जो ओवर एग्जेजरेट करती हैं यूनिटी और सेल्फ सफिशिएंटी और गांव की। और ज़्यादा कि विलेज स्टडी जो है मोस्टली बेस्ट से आपने यूरोपियन सोशियोलॉजी से आपने एलियन कंसेप्ट सीखे, उनको आप लगा रहे हो, बस ऐसी थ्योरी दे दो, आर्म चेयर थ्योरी, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। तो ये एस.सी. दुबे का क्रिटिसिज्म था। अब देखिए जो कुछ और एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं कंपैरेटिवली विलेज स्टडीज़। दो गाँव को एक
एक गांव को स्टडी किया, दूसरे गांव को स्टडी किया, फिर आप कंपेयर कर रहे हो उनकी सोशल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कल्चरल प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है। तो इसके कारण क्या है, जो डाइवर्सिटी है रूरल कम्युनिटीज़ में, तो जो पैटर्न्स हैं तो वो सब चीज़ें भी पता चल जाती हैं। लॉन्गिट्यूडल प्लेस स्टडीज़, तो लॉन्गिट्यूडल स्टडीज़ क्या होती हैं भी, आप किसी गांव को लॉन्ग टर्म पे स्टडी कर रहे हो 15 से 20 साल में भी क्या चेंजेस आए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके कारण आपको क्या पता चलता है भी उनकी क्या सोशल चेंज के लिए क्या रेजिलियंस थी, जहाँ जैसे मॉडर्निटी की फोर्स को कितना उन्होंने रजिस्ट किया, कितना उन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया, कैसे इन्वायरमेंट चेंज, पॉलिटिकल अपहीवल, तो वो सब चीज़ें भी आप स्टडी कर सकते हो। रूरल अर्बन लिंकेज, तो विलेज स्टडी वो भी करती हैं भी रूरल और अर्बन एरिया में क्या आपस में लिंक हैं, सच माइग्रेशन हो रही है, वहाँ से रेमिटेंस जा रहे हैं, फ्लो ऑफ रिसोर्स इंफॉर्मेशन कैसे हो रही है, तो ये चीज़ें भी आप विलेज स्टडीज़ के कारण देख सकते हैं। तो आई होप क्लास जो विलेज स्टडी का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा कोशिश की भी मैं इस टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर सकूं। सो बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।